आरएमएस एंट्रेंस एग्ज़ाम के विज्ञान विषय के सिलेबस का ये चौथा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं साउंड चैप्टर 2 के बारे में। आज हम जानेंगे साउंड से संबंधित विभिन्न टर्मिनोलॉजीज़ को। पिछले साउंड के वीडियो में हमने समझा था साउंड की इंट्रोडक्शन, साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोपगेट कैसे होती है और मीडियम पर डिपेंड क्यों करती है साउंड की प्रोपगेशन। जो लाइट वेव है ये वैक्यूम में ट्रैवल कर लेती है, इसीलिए सन से जो रेज हैं वो अर्थ तक पहुंचती हैं। क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है, वैक्यूम होने के बावजूद भी सन की जो रेज हैं, जो लाइट वेव्स हैं, वो अर्थ तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन स्पेस में हम साउंड को नहीं सुन सकते हैं। दो एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में हैं तो वो एक दूसरे को वैसे आवाज़ नहीं दे सकते जैसे हम धरती में देते हैं, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है और साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये बातें हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम वेव से संबंधित विभिन्न टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसके लिए हम इस इमेज को देखते हैं। इसमें ये दो वेव्स दिखाई गई हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव है। तो जो लाइट वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होती है, जो साउंड वेव होती है, इसको हम मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। और मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से ये जो है वो मीडियम में प्रोपेगेट होती है, इसलिए इसको मैकेनिकल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। तो ये दो तरह की वेव्स आप यहाँ सामने इस इमेज में देख रहे हैं। तो इन वेव्स में टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, वेव बोलते किसको हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर मूवमेंट रिपीट होता है। तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो है रिपीट होता है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखें तो वाइब्रेशंस जो हैं वो प्रोपेगेट हो रही हैं टू एंड फ्रो मोशन इनकी फॉर्म में, जिसको हम एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो जो वेव्स होती हैं ये ऑसिलेशंस ही होती हैं। तो ये जो ऑसिलेशन है इसमें टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड बोलेंगे किसको, जब एक ऑसिलेशन रिपीट होता है तो उसकी रिपीटिशन का जो टाइम है उसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन पार्टिकल्स का होता है। तो जो एक कंप्रेशन और एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको हम एक टाइम पीरियड बोल देते हैं। और जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की, इसको वेवलेंथ बोल देते हैं। इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव के एक क्रस्ट और एक ट्रफ, क्रस्ट जो ये उठा हुआ हिस्सा है और ट्रफ जो ये वैली है, इसकी जो ये बॉटम पार्ट है, इसको हम ट्रफ बोलते हैं। और जो ये ऊपर उठा हुआ पीक है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, ये एक क्रेस्ट और ये दूसरा क्रेस्ट, या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, एक ही बात है। चाहे ऊपर से मेजर करो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट को या नीचे से मेजर करो दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ को, तो ये जो लेंथ होती है इस लेंथ को हम वेव लेंथ बोलते हैं। सॉरी। और ये जो एक टाइम रिक्वायर्ड है एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये कंप्लीट जो टाइम लगा इतनी मूवमेंट के लिए, इतनी वेव को प्रोपेगेट करने के लिए जितना टाइम लगा, इसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं।
इस तरह से हम दो टर्मिनोलॉजी जो वेव से एसोसिएटेड हैं वो हमने अभी समझी। एक समझा हमने वेवलेंथ क्या होता है, दूसरा समझा टाइम पीरियड क्या होता है। अब तीसरी हम बात करते हैं इसके एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड मतलब इसकी इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड कितनी डिस्टेंस तक ये जो इसका कंप्रेशन है वो कितनी या इसका जो एक्सपेंशन है वो कितनी डिस्टेंस तक जो दूसरे पार्टिकल को इफ़ेक्ट करता है, इसका कंप्रेशन और इसके एक्सपेंशन की डेप्थ कितनी है वो इसका एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। इसी तरह से ये जो ट्रांसवर्स वेव हैं इसमें जो ये उठा हुआ हिस्सा है, क्रेस्ट है, वो इसका एम्पलीट्यूड दिखाता है। और जो टाइम पीरियड है, अगर टाइम पीरियड कम है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो ये हैं वेव से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज़। क्या क्या सीखा हमने? एक सीखा हमने एम्पलीट्यूड, फिर सीखा हमने वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, फिर सीखा हमने टाइम पीरियड क्या होता है, और उसके बाद बात करी हमने फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। एम्पलीट्यूड वेव की इंटेंसिटी बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। तो यहाँ एक टाइम पीरियड को समझने के लिए उदाहरण दिया है जो कि एक इस तरह से एक ऑसिलेटरी पेंडुलम का एक एग्जांपल दिया है कि एक फिक्स पॉइंट पर आप एक मेटल वॉल को ऐसे हैंग करते हैं और इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ऐसे इसकी पोजीशन आप फिक्स करते हैं और यहाँ से इसको फ्री छोड़ते हैं। तो ये दूसरी तरफ ऐसे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा, जैसे यहाँ B to C बताया है ये, और फिर वापस इसी पोजीशन पर आएगा। तो इस तरह से इसने एक जो टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट कर लिया, तो ये इसका एक टाइम पीरियड हुआ। जहाँ से ये चला, यहाँ से हमने इसको छोड़ा, ये एक यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पहुँचा, तो इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा वो एक टाइम पीरियड होता है। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्स। अगर एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा वो 1 सेकंड है, मतलब टाइम पीरियड अगर हमारा सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होगी। ये बात हम कल की वीडियो में भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम के ऊपर फ्रीक्वेंसी की यूनिट कैसे डिपेंड करती है। अगर टाइम मिली सेकेंड में है तो फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्स में होगी, टाइम आपका माइक्रो सेकेंड में है तो फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्स में होगी, और टाइम नैनो सेकेंड में है तो फ्रीक्वेंसी गीगा हर्ट्स में होगी। तो इस तरह से टाइम और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम समझ चुके हैं। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्स अगर टाइम पीरियड हमारा 1 सेकेंड का है। चलिए, तो यहाँ तक हम बात को डिस्कस कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लाउडनेस और पिच क्या होती है? लाउडनेस और पिच क्या होती है? तो लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसका एम्पलीट्यूड कितना है उसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। तो लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगी इसकी लाउडनेस। यहाँ क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं? लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी व्हेन ए सितार स्ट्रिंग इज प्लग्ड टाइटली then it vibrates with small amplitude and produces a faint of sound. तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि जो लाउडनेस है किसी साउंड की वो उस साउंड को प्रोड्यूस करने वाले वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो हैं उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर
मतलब वेव के ऊपर, वेव के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द सितार स्ट्रिंग इज प्लग्ड हार्ड देन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ए लार्ज एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूसेस ए लाउड साउंड। तो अगर लाइटली आपने जो सितार का स्ट्रिंग है या आपके गिटार का स्ट्रिंग है उसको लाइटली धीरे से उसको वाइब्रेट किया तो मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम रह गया, एम्पलीट्यूड कम रह गया तो साउंड भी फेंट होगी, धीमी साउंड होगी। और अगर उसको टाइटली आपने उसको वाइब्रेट किया गिटार की स्ट्रिंग को तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी शार्प होगी, लाउड होगी। शार्प नहीं होगी, लाउड होगी। अभी शार्पनेस की मीनिंग को हम समझेंगे जब पिच डिस्कस करेंगे। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। तो जो मीडियम है उसमें कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स ऑफ साउंड, तो वो जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाउडनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, तो लाउडनेस को मैं एल बोल देता हूँ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। और यहाँ एक कंडीशन बोली है कि अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए, मतलब कि डबल कर दें तो ये 4a स्केयर हो जाएगा, क्योंकि मैं a की जगह क्या रख रहा हूँ अब 2a। एम्पलीट्यूड को अगर डबल कर दें तो 2a का होल स्केयर मतलब 2 का स्केयर 4 और a का स्केयर हो जाएगा। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन 4a का स्केयर। और एम्पलीट्यूड इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस देन द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। तो लाउडनेस कितनी इंक्रीज हुई, 4 टाइम इंक्रीज हुई। तो ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है कि अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दें तो लाउडनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, लाउडनेस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ dB। जो इसकी यूनिट है लाउडनेस को मेजर करने की वो क्या है, डेसिबल है। डेसिबल, DECIBELL, डेसिबल। तो डेसिबल नॉर्मल जो ब्रीदिंग साउंड है उस वो 10 dB की होती है। सॉफ्ट विस्पर अप टू 5 मीटर उसकी जो स्ट्रेंथ है लाउडनेस की वो 30 dB होती है। और नॉर्मल जो कन्वर्जेशन हम करते हैं वो 60 dB का रहता है। जो बिज़ी ट्रैफिक है वो 60 dB की लाउडनेस है। और जो फैक्ट्री की जो साउंड होती है एवरेज वो 80 dB होती है। और 80 dB के जो ज़्यादा की साउंड हैं वो हमारे लिए जो है वो नॉइज़ का काम करता है। दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर फिजिकल हेल्थ, आवर मेंटल हेल्थ एंड इज़ कंसिडर्ड एज नॉइज़, जिसको हम साउंड नॉइज़ बोलते हैं। तो साउंड नॉइज़ क्या है, ऐसी साउंड जिसकी जो लाउडनेस है वो 80 dB से ज़्यादा है तो हम उसको साउंड नॉइज़ की कैटेगरी में रखते हैं। पिच क्या है, पिच जैसे लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी, हायर इज़ द पिच, लोअर इज़ द फ्रीक्वेंसी, लोअर इज़ द पिच। तो पिच का कंसर्न है साउंड की शार्पनेस से। इसको आप ऐसा आप ऑब्ज़र्व करिए कि जो पिच है वो जो वर्ड की चिरपिंग है, जो वर्ड्स पक्षी की जो चहचहाट है उसकी जो पिच है वो ज़्यादा है। और जो लॉइन की रोरिंग है, जो शेर की गर्जना है उसकी पिच जो है वो कम है। पिच कम है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगी। तो पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और पिच है क्या, साउंड की शार्पनेस।
तीखापन जो है किसी की आवाज़ का वो उसकी पिच के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बातें हमने इसकी जो फीचर्स हैं साउंड के, क्या क्या इसके टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमने डिस्कस करी। इसके आगे अब जानते हैं हम पिच के बारे में। यहाँ और बातें क्या लिखी हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर देन साउंड हैज़ ए लोअर पिच। एग्जाम्पल, ए ड्रम वाइब्रेट्स विद ए लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ थोड़ा सा ये मुझे लगता है इसमें एरर है सेंटेंस में। व्हेन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर देन द साउंड हैज़ हायर पिच, ऐसा होना था यहाँ पर ना। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा एरर है इसमें सेंटेंस में। ड्रम वाइब्रेट्स विथ लो फ्रीक्वेंसी, जो ड्रम की पिच है वो कम होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। मोस्ट ऑफ टाइम्स द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड इज श्रिलर देन दैट ऑफ ए मैन। मीन्स शार्पनेस इसकी ज़्यादा होती है, जो तीख आवाज़ है वो वुमेन्स की मोस्टली तीखी होती है, और जो मैन है इनकी जो आवाज़ है वो लाउडनेस उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन तीखापन शार्पनेस उसमें कम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है। द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रोरिंग ऑफ लॉइन इज लोअर देन whereas the pitch of sound produced by mosquito whisper is high। तो इस तरह से पिच किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। हायर इज़ द पिच, हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी, लोअर इज़ द पिच, लोअर इज़ द फ्रीक्वेंसी। Quality, the characteristics of sound which differentiate between two sound is known as same frequency quality of sound। बोलने का मतलब यहाँ ये है कि जब हम दो साउंड की क्वालिटी की बात करते हैं तो उसको सेम फ्रीक्वेंसी पर मेज़र करते हैं। मुझे दो साउंड की क्वालिटी का कंपैरिजन करना है तो उनकी कंपैरिजन कैसे करूँगा मैं, कि दोनों साउंड्स को सेम फ्रीक्वेंसी पर सुनूंगा। दोनों साउंड को सेम फ्रीक्वेंसी पर सुनेंगे और तब हम उसकी क्वालिटी को मेज़र कर पाएंगे। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सिंगर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर क्वालिटी। तो नॉइज़ एंड म्यूजिकल साउंड, जो नॉइज़ है जो हमें हमारे जो इरेगुलर वाइब्रेशंस हैं, हमारे जो कान हैं वो उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्यों सुनना पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो साउंड है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, जिसका स्ट्रेंथ 80 dB से ज़्यादा होता है और ये वाइब्रेशन जो है इरेगुलर है। तो इरेगुलर वाइब्रेशन हमारे ईयर ड्रम को जो वाइब्रेशन देते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो बिल्कुल भी एक उसमें रिदम नहीं होता है, कोई अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होती है। वो जस्ट क्या है, एक नॉइज़ है, ऐसी वाइब्रेशन जो मीनिंगलेस हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हैं, इरेगुलर वाइब्रेशंस हैं, तो क्या बोलते हैं हम उसको, नॉइज़ बोलते हैं। और जो एक पर्टिकुलर रिदम की साउंड प्रोड्यूस होती है उसको मेलोडी बोल देते हैं और उसी को म्यूज़िक बोल देते हैं। तो जिन वाइब्रेशन में रिदम है, एक लय है, उसको हम बोलेंगे म्यूज़िक, मेलोडी, और जिसमें एक पर्टिकुलर रिदम नहीं है तो इरेगुलर वाइब्रेशंस हैं तो उसको बोलेंगे हम साउंड। नॉइज़, और नॉइज़ की जो स्ट्रेंथ है वो जनरली 80 dB से ज़्यादा होती है। The presence of excessive or unwanted sounds in environment is called noise pollution। तो noise pollution क्या है? जो unwanted sound, irregular vibrations हमारे environment में produce होती हैं उनको हम noise pollution बोलते हैं। The sound of vehicle explosions including bursting of crackers,
machines, loudspeakers, etc. are the major causes of noise pollution. The major source of noise pollution in homes are television, transistor, radio, high volume, some kitchen appliances, use of desert coolers and एयर कंडीशनर्स। तो ऐसी सारे यहाँ सोर्सेज आप लिख सकते हैं जिससे ऐसी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, या तो उनकी स्ट्रेंथ 80 dB से ज़्यादा है, जैसे डीजे की साउंड होगी, लाउड स्पीकर्स हो गए, तो इनकी स्ट्रेंथ 80 dB से ज़्यादा है, या फिर ऐसी वाइब्रेशन जो इरेगुलर हैं, जैसे मशीन का नॉइज़ हो गया, गाड़ियों के एक्सप्लोजन हो गए, क्रैकर्स हो गए, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। तो ये सारे जो हैं वो सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चंस देखते हैं। जितना हमने डिस्कस किया अब तक, इस डिस्कशन के बेस पर आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ मीडियम इज गिवन बिलो। वुड है, वाटर है, एयर है, वैक्यूम है। तो बताइए इन विच ऑफ दीज मीडियम कैन साउंड ट्रैवल। तो इनमें से किस किस मीडियम से साउंड ट्रैवल कर सकती है। तो ये हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है, प्रोपोगेट कैसे करती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस डिस्कशन के बेस पर आप आंसर कर सकते हैं कि इन तीनों ही मीडियम से साउंड ट्रैवल करती है, लेकिन वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती। तो जिसमें फोर्थ जो है वो ऑप्शन दिया है वो आंसर नहीं हो सकता। बाकी फर्स्ट सेकंड तो है ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हैं, तो इसका बी राइट आंसर है। इस तरह से वाइब्रेशंस इन ए बॉडी प्रोड्यूस, वाइब्रेशन इन ए बॉडी प्रोड्यूस, तो वाइब्रेशंस क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड। साउंड इज स्लोएस्ट इन, ये भी हमने अपनी डिस्कशन में डिस्कस किया था कि साउंड स्लोएस्ट कब होगी, जो ज़्यादा डेंस मीडियम है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड है, वहाँ स्पीड साउंड की ज़्यादा होगी, और जहाँ पार्टिकल रेयरली डेंस्ड हैं, रेयर हैं, वहाँ पर साउंड की जो स्पीड है वो स्लो होगी। तो इसका आंसर होगा साउंड इज स्लोएस्ट इन एयर। वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करेगी क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है। तो इसका आंसर आ गया थर्ड का ए। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ठीक है। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ये भी सही है। थर्ड है लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ये बात गलत है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही इस डिस्कशन में डिस्कस किया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट जो ट्रांसवर्स वेव है इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए ये सन से, स्पेस से ट्रैवल होते हुए हमारी अर्थ तक पहुंचती है, इसीलिए पहुंचती है क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट देन लाइट, ये बात सही है। जो साउंड की स्पीड है ट्रैवल की वो बहुत कम है एज कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट आ गया हमारा द नॉर्मल रेंज ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन वुमेन। तो वुमेन में जो नॉर्मल रेंज है वोकल कॉर्ड्स की वो क्या है। तो इसका आंसर है फिफ्थ का सी 15 mm। ये हमने ये पर्टिकुलरली ये जो इनकी एग्जैक्ट जो डायमेंशन है वो हमने डिस्कस नहीं किया था। बाकी वोकल कॉर्ड कैसे वर्क करता है ये तो हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया है, लेकिन ये प्रॉपर इसकी जो मेज़रमेंट है वो हमने डिस्कस नहीं करी थी। तो जो नॉर्मल रेंज है वोकल कॉर्ड्स की वुमेन में वो 15 mm है। द रेंज ऑफ वुमेन इन वोकल कॉर्ड्स इज 15। इसी तरह से अगर हम मैन के वोकल कॉर्ड्स की रेंज की बात करें तो वो 20 mm होता है।
तो वुमेन में ये 15 mm है वोकल कॉर्ड्स की रेंज और लेंथ, और जो मैन है इनमें है ये 20 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज़। तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमन ईयर्स के लिए वो है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करिए। कोई प्रॉब्लम आपको आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखा होगा आपने, और नोट्स ज़रूर मेंटेन करिए ताकि रिवीजन करने में आपको उससे हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।